टाइम। ओके, सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड किस पे लगता है? इट अप्लाइज टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK एंड नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। कौन कौन से? फर्स्ट, ओके, एक्सेप्ट JNK एंड नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है। सेकेंडली, डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारे, अंदर ए से लेके कम से कम 17 पार्ट्स हैं। 2 के अंदर ही 17 पार्ट्स हैं। इसमें मेन क्या क्या है? सबसे पहले 2 सबसेक्शन 2 इज डिक्री। डिक्री क्या है? अब आपने केस डाला दूसरे बंदे पे, उस पर बहुत बड़ी जजमेंट आई। जजमेंट इज लाइक ह्यूज, बहुत पेजेस की होती है। डिक्री होती है, उसमें मेन मुद्दा क्या है जजमेंट के अंदर? जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी मांगी कि मुझे ये B प्रॉपर्टी चाहिए, जज ने कहा डिक्री क्या होता है? जो फॉर्मल एजुडिकेशन, जो मेन मैटर के ऊपर जो जजमेंट में क्या आया है बेसिकली, उसमें ये लिखना है कि जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिस्टर B को दी जाती है, तो दिस इज डिक्री। जजमेंट इज लाइक इंटायर थिंग। ठीक है। व्हाट इज डिक्री? इट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन which conclusively determines the right of the parties। कौन सी राइट्स? सब्सटैंटिव राइट। डिक्री होल्डर 2 सबसेक्शन 3, डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिक्री पास करते, वो कोई भी हो सकता है, इवन स्ट्रेंजर टू द सूट, किसी के फेवर में भी डिक्री पास की जा सकती है, उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। देन इज फॉरेन कोर्ट 2 सबसेक्शन 5। फॉरेन कोर्ट वो होता है जो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, ना ही उसको कंटिन्यू किया है। बस ये 2 चीजें। उसके बाद 6 में फॉरेन जजमेंट क्या है? जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दी, दैट इज फॉरेन जजमेंट। जजमेंट 2 सबसेक्शन 9 में है। ठीक है। जजमेंट क्या है? जजमेंट वो है जिसके ग्राउंड्स पे जज डिक्री या ऑर्डर देता है। डिक्री ऑर्डर के बेसिस पे जो जज देता है उसको जजमेंट कहते हैं। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है? ये नहीं है कि मैं डेथ हो गई तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या लीगल एयर्स हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी होते हैं जो बाद में इंटरमेडल करते हैं। ठीक है। बाद में जो इंटरमेडल करते हैं, दे आर ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। मेन प्रॉफिट्स क्या होता है? 2 सबसेक्शन 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि जैसे मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है A, वो किसी ने उस पर अनऑथराइज तरीके से वो बंदा रह रहा था। ठीक है। और उसने 10 साल वो रहा उस प्रॉपर्टी पे, मैंने केस डाला, वो 10 साल लटकता रहा। उसने पहले तो मुझे पोजेशन मिलना चाहिए था, उसके बाद वो 10 साल में उस प्रॉपर्टी का क्या कर सकती थी वो मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं रेंट पे देती तो दोनों चीजें मुझे मिलनी चाहिए, मेरा पोजेशन प्लस इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स उस पे इंटरेस्ट पर इंप्रूवमेंट जो भी उसने की है। मान लो एक प्रॉपर्टी आपने सिर्फ लैंड पे दी थी, उसने एक घर खड़ा कर दिया उस पे, आपको इंप्रूवमेंट का कॉस्ट नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ क्या क्या मिलेगा? पोजेशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, बट नॉट इंप्रूवमेंट। ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक। 2 सबसेक्शन 12 है मेन प्रॉफिट्स। अब व्हाट इज 2 सबसेक्शन 14? दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वो है जो डिक्री नहीं है। ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क होता है? ऑर्डर जो होता है वो कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, कुछ नहीं है। डिक्रीज आर ऑलवेज अपीलेबल। और ऑर्डर्स में आप एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो और आपको ऑर्डर मिल जाता है, पर डिक्री में हमेशा आपको उसी पे मिलेगी जहां पे आपने प्लेंट फाइल किया। डिक्री इज ऑलवेज गिवन इन अ सूट विच इज इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग ऑफ प्लेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पब्लिक ऑफिसर कौन से होते हैं वो सारे आप पढ़ लेना, जज, IAS ऑफिसर्स, जो भी पर्सन होते हैं वो सब। अच्छा, उसके बाद ये सारा हमारा सेक्शन हो गया है। अब लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 5। सेक्शन 5 में है रेवेन्यू कोर्ट्स। बस आप ये याद रखो, सेक्शन 5 में रेवेन्यू कोर्ट्स है। सेक्शन 6 में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मींस वो कितनी लिमिट तक केस डिसाइड कर सकता है, और वो हमें कैसे पता चलता है? जितने का उसने रिलीफ मांगा है, प्लेंट में जितने का प्लेंटिव ने रिलीफ मांगा है उस बेसिस पे। ये नहीं कि प्रॉपर्टी मेरी 10 करोड़ की है, जो उसने रिलीफ मांगा है, मुझे 1 करोड़ का रिलीफ चाहिए, तो उस बेसिस पे आपकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी। ठीक है। ये 6 में आ गया। ठीक है। 7 में है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। बस आपको पता होना चाहिए प्रोविंशियल किस में है, वो है 7 में। 8 में है प्रेसिडेंसी। 7 में प्रोविंशियल, 8 में प्रेसिडेंसी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है 9। वो कहते हैं कि हर एक कोर्ट सिविल नेचर का केस डिसाइड कर सकता है CPC के अंडर, पर अगर वो इंप्लाइडली एक्सप्रेसली बार्ड है।
एक्सप्रेसली बार्ड कैसे है, साफ इसमें लिखा हुआ है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। इम्प्लाइडली मतलब फैमिली कोर्ट का केस है, फैमिली कोर्ट्स इंस्टीट्यूट हुए हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो वो पता ही है आपको, इम्प्लाइड है कि आपके केसेस वहां जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, तो आप उसके लिए आप कोर्ट में क्यों धक्के खा रहे हो जब अलग से ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। कोर्ट हैज पावर टू डिसाइड ऑल द केसेस ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड। बस ये इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड। ठीक है, अब 10th है रेस सब्जुडाइस। रेस सब्जुडाइस मतलब होता है अगर आपका कोई सूट किसी एक कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, अभी चल रहा है, और आप किसी और कोर्ट में उसी पेंडिंग सूट को बिटवीन सेम पार्टी सेम टाइटल किसी और कोर्ट में डाल रहे हो पेंडिंग सूट को, तो जब आप पे सब्जुडाइस लग जाएगा, आपका जो सेकंड सूट है वो स्टे हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, स्टे होगा। ठीक है, और आप नहीं डाल सकते हो वो। ठीक है, ट्रायल वो है, ये याद रखना है, सूट आप डाल लो चल भी जाएगा, ट्रायल की जब स्टेज पहुंचेगी वहां वो सूट रुक जाएगा। ठीक है, 11 है रेस सब्जुडिकाटा। उसमें क्या होता है, एक बार केस डिसाइड हो गया, सेम पार्टी सेम टाइटल, ठीक है, और वो दोबारा किसी और सूट में कोर्ट में डाल रहे हैं, तो दैट इज बार्ड बाय रेस सब्जुडिकाटा। इसमें केस आपका डिसमिस ही हो जाएगा, आप स्टार्ट ही नहीं होगा वो, ठीक है, डिसमिस हो जाएगा। और इस केस में रेस जुडिकाटा में पार्टी सेम होनी चाहिए, टाइटल सेम होना चाहिए। वो जिस टाइटल सेम का मतलब अगर वो पहले एज टेनेंट ओनर थे तो अगले केस में भी एज टेनेंट ओनर ही वो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टीज एज वेल एज द रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं। कल को एक माँ बेटी के बीच दो भाइयों के बीच में केस था, तो एक अगला केस डाल दिया भाई के बेटे ने और भाई मतलब में, तो वो नहीं कर सकते, उसमें भी रेस जुडिकाटा लग जाएगा। इसमें जो एक्सप्लेनेशन 4 है उसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जब आपने एक सूट डाला उसमें आप जो भी अपना रिलीफ था मांगा है वो उसी टाइम मांग लो, मतलब जितने भी आपके पर्टिकुलर आप मांग रहे हो चीजें वो उसी एक ही बार में मांग लो, बार बार नहीं, आप उसके दोबारा नहीं सूट फाइल कर सकते। ठीक है, जो भी ग्राउंड है वो उसी टाइम ले लो, बाद में उसके लिए अलग से केस मत डालना। फॉर एग्जाम्पल रेंट का केस डाल दिया, ठीक है, और उसके एडवर्स पोजेशन का भी डाल लिया, तो मतलब जितने हैं एक सेम पार्टीज के अंदर जितने भी चीजें आपको लगती हैं वो एक ही बारी में मांग लो, जो उस टाइम आप मांग सकते थे, बाद में उसके लिए अलग केस डालोगे तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा। ठीक है, इसमें 6 है रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है कि अगर 6 बंदों ने मिलकर एक सूट फाइल किया है, ठीक है, जरूरी नहीं सबकी रिटन कंसेंट जरूरी नहीं है, अगर 6 लोगों ने फाइल किया है मिलके केस और उनके खिलाफ केस आ गया, फेवर में आ गया ले लो, तो उन सब पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, वो सब दोबारा नहीं फाइल कर सकते केस। ठीक है, उसके बाद लेट्स गो 13, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है कि नहीं कंक्लूसिव होती है। वो कहते हैं फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव, बट अगर वो 6 ग्राउंड्स हैं उन पे अगर वो फॉरेन जजमेंट मिली है तो दैट इज नॉट कंक्लूसिव। पहला है इट इज नॉट गिवन बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, वहां के कोर्ट जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था। दूसरा, वो मेरिट्स पे नहीं दिया गया जजमेंट, मेरिट्स पे नहीं दिया गया। मेरिट्स पे नहीं दिया गया मतलब उस पर अच्छे से एविडेंस नहीं लिए गए, अच्छे से उस पर सुनवाई नहीं हुई, विटनेसेस को नहीं बुलाया गया, तो मेरिट्स पे डिसाइड नहीं हुआ केस। जहां हमें साफ पता चल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ ठीक तरीके से नहीं लगा है, ठीक है, उस केस में जहां हमें लग रहा है कि ये जो जजमेंट दी है ये तो साफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, मतलब इसको किसी खिलाफ किसी भी उस पर इसके जस्टिस नहीं हो रहा है। उसके बाद वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से लिया गया है। ठीक है, लास्ट, अगर वो उस जो जजमेंट आई है वो उसका ब्रीच हो रहा है इंडिया में, उस लॉ पे इंडिया का ब्रीच है, तो उस केसेस में भी, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री, वहां नहीं ऑफेंस है, इंग्लैंड में यहाँ है, तो अगर बंदा यहाँ करता है तो वो यहाँ ट्राई हो जाएगा, क्योंकि एडल्ट्री यहाँ पे ऑफेंस है ना, वहां तो नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप केस फाइल कर सकते हो तो वो डिसाइड हो सकता है। ओके, नाउ प्रिजम्पशन क्या है फॉरेन जजमेंट्स की, 14 में है। प्रिजम्पशन ये है कि कोर्ट ये मानेगा कि शैल प्रिज्यूम करेगा कि अगर किसी ये सारे 6 ग्राउंड्स नहीं है तो वो एक वैलिड जजमेंट है फॉरेन जजमेंट की, और उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा अगर वो 6 ग्राउंड्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब सेक्शन 15 वो कहता है कि जो आपने केस फाइल करना है सबसे पहले निचली कोर्ट में जाओ, सबसे निचली कोर्ट में,
ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले जाओ, सबसे नीचे आपको सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, सबसे नीचे वाली कोर्ट में डिसाइड करना है। अगर ऊपर वाले में चले जाते हो ये नहीं आपको केस डिसमिस हो जाएगा, बट इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इरेगुलरिटी, तो वो आपको प्लेन वापस भी आपको दे सकते हैं कि नीचे जाके देख के आओ, दे कैन इवन एंटरटेन इट, तो दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। अच्छा, वो क्या 16वां सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टॉक्स अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, आप उससे रिकवरी चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पार्टीशन चाहते हो, फोरक्लोजर चाहते हो, सेल चाहते हो, रिडेम्पशन चाहते हो, या उसमें कोई भी राइट और इंटरेस्ट आप चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलेटेड, कोई भी कंपनसेशन चाहते हो जिससे जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रॉन्ग हुआ है उसके रिलेटेड आप कोई कंपनसेशन चाहते हो, या आप रिकवरी चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो अटैचमेंट में है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, फॉर रिकवरी एक्चुअली डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। 16 सेक्शन है, उसमें हमने ये कहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी रिकवरी, पार्टीशन, फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी कंपनसेशन क्लेम करना है अगर कोई रॉन्ग हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी वो, या तो कोई भी रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, तो ये वहां पे होगा जहां आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। समझ आ गया? सेक्शन 16 इज अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी। 17 ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी काफी सारी जुरिस्डिक्शन में, आपको पता नहीं चल रहा कि मेरी प्रॉपर्टी उसकी एक दीवार कहीं पे लगती है, एक दीवार कहीं लगती है, एक दीवार, तो आप किसी में भी अपना सूट फाइल कर सकते हो, किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, 17 हो गया। 18 कहता है जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी लोकल जुरिस्डिक्शन, आपकी जुरिस्डिक्शन मतलब आपकी कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आपका मतलब प्रॉपर्टी लाई कर रही है, अनसर्टन है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको लगता है ना कि इसमें है, वहां आप कर सकते हो। 19 कहता है कि जहां कोई भी रॉन्ग हुआ है किसी बंदे को या मूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पर्सन, ये सेक्शन 19 कहता है, उसमें हम वहां डालेंगे 3 जगहों पे, जहां तो डिफेंडेंट रहता है, जहां वो अपना बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। ठीक है, उस इन तीनों जगहों की लिमिट जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट की होगी उधर हम केस फाइल करेंगे। अच्छा, उसके बाद 20th कहता है कि कौन सी आप कहां सूट फाइल कर सकते हो। कहता है कि अदर सूट्स, मूवेबल, पर्सन और इमूवेबल को छोड़ के। ठीक है, वही कह रहा है कोई भी और टाइप का सूट है, वही जहां डिफेंडेंट है, जहां वो रिसाइड करता है, जहां वो कैरी ऑन बिजनेस करता है, जहां वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। कहते हैं कि अगर आपने किसी कॉरपोरेशन पे केस करना है तो आप देखो हेड ऑफिस पे करो, नहीं तो अगर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये हेड ऑफिस है, ठीक है, उसकी 7 ब्रांचेस हैं, CDEF। कहते हैं कि आप जो केस फाइल करोगे वो आप हेड ऑफिस पे करोगे, या तो यहां करोगे, या अगर किसी भी आपकी ब्रांच में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है तो उस ब्रांच में करोगे और कहीं नहीं। ये नहीं कि यहां केस कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ डी में और आप सी में केस फाइल कर रहे हो या ई में केस फाइल कर रहे हो, ना, जहां कॉज ऑफ एक्शन है जिस ब्रांच में या हेड ऑफिस में, इन दोनों में से कहीं पे भी। ऑलराइट। 21 ऑब्जेक्शन है कोई भी जुरिस्डिक्शन का, वो जितनी जल्दी हो सकता है ले लो, और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ले लो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कोई भी कोर्ट, कोई भी ऑब्जेक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट का विल नॉट बी अलाउड बाय एपेलेट और रिविजनल कोर्ट। अगर आप ऑब्जेक्शन तभी लेके जा सकते हो, फॉर एग्जांपल में बी कोर्ट है, हायर कोर्ट है, उधर मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया जुरिस्डिक्शन का, अगर मैंने ऑब्जेक्शन निचली कोर्ट में भी रेज किया था तब मैं वहां कर सकती हूँ रेज, फर्स्ट टाइम नहीं कर सकती। ठीक है, ये सेक्शन 21 कहते हैं ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। 21A बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू
प्लेस ऑफ सुइंग, कोई भी डिक्री को आप सेट असाइड नहीं करा सकते ये ऑब्जेक्शन लेके कि वो गलत जगह पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ये हुआ, ऐसा कुछ पे नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर उसको बहुत ज्यादा फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कोर्ट कह सकता है कि हाँ आप अपनी डिक्री सेट असाइड कर लो। बट वैसे प्लेस ऑफ सुइंग पे आप नहीं एक सूट फाइल नहीं कर सकते कि भाई ये डिक्री जो है वो गलत कोर्ट में है, इसको सेट असाइड कर दो। ठीक है। 22 है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ये कह रहा है कि कोर्ट आप कैसे ट्रांसफर कैसे करवाना चाहते हो। अगर आपने ट्रांसफर करवाना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा दूसरी पार्टीज को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में। ठीक है। कैसे ट्रांसफर होएगा, डिफेंडेंट बाकी पार्टीज को नोटिस देगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा सूट ट्रांसफर हो। ठीक है। तो कोर्ट देखेगा कि ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, एप्लीकेशन कहां लाई करेगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना है 23। 24 इंपॉर्टेंट है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। वो कहते हैं कि किस किस की पावर है ट्रांसफर और विड्रॉल की। कहते हैं हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट, जो ट्रायल के लिए आई है, और विड्रॉ कर सकती है, किसी भी सूट को ट्रांसफर कर सकती है, अपने में विड्रॉ कर सकती है। ठीक है। विड्रॉ कर सकती है कोई भी सूट, अपील, कोई भी प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है सबॉर्डिनेट कोर्ट में, और या तो उसको खुद ट्रांसफर, या तो खुद उसको डिसाइड करेगी, या तो वो साथ वाले कोर्ट किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी, उसका दोबारा से उस केस को देखो, या रीट्रांसफर भी कर सकती है। विड्रॉ करने के बाद वापस भी भेज सकती है, या तो मंगवा लेगी, खुद डिसाइड करेगी, या तो उसको कहीं और कोर्ट में ट्रांसफर करा देगी, या उसको खुद देखने के बाद उसको रीट्रांसफर कर देगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 25, पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की। ये वो 25 में है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। हम्म, 25 में है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस। 26 सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कहां पे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। इस सूट इंस्टीट्यूट कैसे होता है, हम प्लेंट प्रेजेंट करेंगे, उसके साथ सूट इंस्टीट्यूट होगा, और प्लेंट में हर एक एक चीज जो आप लिख रहे हो दैट विल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और उसमें पार्टी के साइन होंगे, प्लीडर के साइन होंगे, पार्टी एंड प्लीडर। ये ऑर्डर 7 में आपको मिलेगा। समन टू डिफेंडेंट 27 में है, कहते हैं हर एक समन डिफेंडेंट को दिया जाएगा। ठीक है। अपने अपीयर करने के लिए। ठीक है। समन के बाद उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें उसको अपीयर होना है। Where a suit has been duly instituted, someone may be issued to the defendant to appear and answer the claim served in manner prescribed on such day not beyond 30 days from the date of institute. इंस्टीट्यूट होने के विद इन 30 डेज उसको सम्मन देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर सम्मन आउट किसी और स्टेट में देना है वो भी आप दे सकते हो, क्योंकि अगर डिफेंडेंट किसी और स्टेट पे रह रहा है। ठीक है। 29 फॉरेन सम्मन्स, आप किसी और कंट्री को भी सम्मन्स भेज सकते हो, बट उसके लिए आप उस वहां की कोर्ट को भी सम्मन भेज सकते हो, फॉरेन सम्मन्स होते हैं। 29 में है। अब आता है 31 सम्मन टू विटनेस, और विटनेसेस कहां पे हैं, 16 में है। ऑर्डर 16 में है प्रोडक्शन ऑफ विटनेस, और अगर आप कभी भी आपका ऑर्डर 16 आता है तो आपने सेक्शन 31 भी लिखना है, दैट इज सम्मन टू विटनेस। ओके, अगर आपको सम्मन भेजा गया है, ठीक है, और अगर आप नहीं आते हो तो आपको वारंट भेजा जा सकता है सम्मन्स के बाद। ये सीआरपीसी में भी लिखा है। आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, आप पे फाइन डाल सकते हैं, पर 5,000 से ज्यादा नहीं डालेंगे। आपको सिविल प्रिजन में भी डाल सकते हैं। ठीक है। 33 क्या कहता है कि जब आफ्टर केस सुना जाएगा, 33 में कहते हैं जब एक बार केस सुना जाएगा, सारी हियरिंग हो गई, एविडेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, विटनेसेस को सुन लिया, तब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी, और जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी उसके 15 दिन में डिक्री आ जाएगी। ठीक है।
32 क्या कहता है, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी। वो कहते हैं कि डिस्कवरी मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। वो कहते हैं कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन या खुद से कोर्ट क्या करेगा, कोई भी ऐसे ऑर्डर देगा जो नेसेसरी और रीजनेबल हैं, जिसके कारण वो उसको डॉक्यूमेंट्स एडमिट हो जाएं डिस्कवरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जो नेसेसरी हैं, रीजनेबल हैं, इंटेरोगेटरीज को आंसर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को एडमिशन करने के लिए, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग, रिटर्न ऑफ कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड सम्मन्स किसमें आते हैं, सेक्शन 30 में। 32 में पेनल्टी जो मैंने बता दिया कि आप वारंट इशू कर सकते हो, अटैच कर सकते हो प्रॉपर्टी, सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी, फाइन इम्पोज करते हो नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज, और आप सिक्योरिटी भी कहोगे लाने को, अगर सिक्योरिटी नहीं लाता है तो आप उसको अरेस्ट करके सिविल प्रिजन में डाल दोगे। 34 आता है इंटरेस्ट। वो कहते हैं 6% इंटरेस्ट आप दोगे। देखो ये इंटरेस्ट में आपने क्या लिखना है, ये इंटरेस्ट में एक तो इंटरेस्ट हो गया पहले का और जब आपने सूट फाइल किया, एक इंटरेस्ट हो गया जब आपने सूट फाइल किया जब तक आपकी डिक्री आई, ठीक है, एक आया आफ्टर डिक्री, दिस इज फ्यूचर इंटरेस्ट। दिस इज इंटरेस्ट जब आपने केस फाइल किया और जब तक डिक्री आई, और ये वाला इंटरेस्ट तो कोर्ट वो देगी जो आपका ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, ठीक है। जो ये वाला फ्यूचर इंटरेस्ट भी दे सकते पर डिस्क्रिशनरी पावर है। फ्यूचर इंटरेस्ट या तो 6% देगी, या वो जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है वो देगी, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, उस पे देगी। तो इन दोनों में से जो कम है वो देगी, पर फ्यूचर इंटरेस्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, या 6% या जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन उस टाइम चल रहा है, जो भी रेट उस टाइम चल रहा है उस टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया। 35 है कॉस्ट। कोर्ट बताएगा कॉन्सेंट्रेट, कोर्ट बताएगा कि कौन सी कॉस्ट देनी है, कितनी देनी है, ठीक है। जैसे कॉस्ट क्या होता है, विटनेसेस को आपने सम्मन्स भेजने हैं, विटनेसेस को, डिफेंडेंट को, इन सब के वो कॉस्ट कोर्ट आपको बता देगी, इतना कॉस्ट बनता है, प्लेंटिफ को बताएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई भी फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम डाला है, 35A में है, कोई भी फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम डाला है तो उसमें कोर्ट आपको फाइन कंपनसेशन पे करने को कह सकती है, बट दैट विल नॉट एक्सीड 3000 रुपीज, दैट विल नॉट एक्सीड 3000 rupees compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defenses। 35B, कोई भी आपने डिले करी है, जान के जजमेंट्स करवाई हैं, तो उस केस में भी आपको कॉस्ट देने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 37 कोर्ट, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, कौन सा कोर्ट है जो डिक्री, हु पास, विच पास द डिक्री, कौन सा डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री। बेसिकली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है जो कोर्ट ऑफ डिक्री पास करता है, ठीक है। 38 कोर्ट जरूरी नहीं है जिसने पास करी वही एग्जीक्यूट करेगा, वो भी कर सकता है, पर किसी और कोर्ट में भी भेजा जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो 38 में आएगा, ठीक है। 39 कोई भी डिक्री ट्रांसफर हो सकती है, कैसे ट्रांसफर होगी, अगर जिसने एग्जीक्यूट करानी है डिक्री होल्डर हुआ वो ये कह देता है कि जज को कि सर हमने प्रॉपर्टी अटैच करवानी पड़ेगी एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो तो रहता है भाई उस फलाना डिस्ट्रिक्ट में, तो हमको तो उधर, आप मेरा ना उधर ट्रांसफर कर लो, वहां पे प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा तब जाके मुझे मेरे पैसे मिलेंगे, तो इस केसेस में ट्रांसफर हो सकते हैं जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट की कहीं और है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ डिक्री किसी और स्टेट में भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है फॉर एग्जीक्यूशन, दिस इज अंडर 40। 41 में है कि कोई भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है वो सर्टिफाई होगी, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री, जब आप डिक्री ट्रांसफर होती है 42 में, तो कोर्ट हर एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकता है, पर डिक्री की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, कुछ हर चीज कर सकता है वो, पर मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री नहीं कर सकता, ये याद रखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिक्री इज नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाओ 44A में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी,
ये बस आपने ये याद रखना है, जहां पे रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी आ गया उसकी एग्जीक्यूशन होनी है डिक्रीज की, तो 44A में आएगी। अब इंपॉर्टेंट ये है प्रिसेप्ट्स 46, प्रिसेप्ट्स है 46 में। प्रिसेप्ट्स क्या होता है, अगर आप डिक्री होल्डर ने आपको एप्लीकेशन दी कि सर इसकी प्रॉपर्टी इस फलाना जगह पे है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, दूसरे कोर्ट को, वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को कहेगा कि इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर डिफेंडेंट की, उसको प्रिसेप्ट भेजेगा दूसरे कोर्ट को, उसको प्रिसेप्ट कहते हैं। प्रिसेप्ट इज बेसिकली एन ऑर्डर बाय द कोर्ट which is executing the decree to another court where the property of the defendant is situated to attach the property of the defendant, but it will not exceed, the precept will not exceed for more than 2 months. This is precepts. 46 में भी यही है कि पॉज करना है इसको, ये हो जाएगा ना 50 तक हो जाएंगे। 47 में कहता है क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड कर सकती है। कोर्ट, जो कोर्ट के पास ट्रांसफर गया डिक्री का या जो एग्जीक्यूट कर रही है, वो हर एक क्वेश्चन एग्जीक्यूशन के रिलेटेड, डिस्चार्ज के रिलेटेड, सेटिस्फैक्शन के रिलेटेड डिसाइड कर सकती है, बट वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद 50 में आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर जजमेंट डेटर मर जाता है, जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके खिलाफ जजमेंट आई है, अगर वो मर जाता है तो उसके एलआर को भी हम कह सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर, पर एलआर उतने ही एग्जीक्यूट करेंगे जितनी उनको प्रॉपर्टी अपने हिस्से में आई है जजमेंट डेटर की। दैट्स इट।